कहानी की शुरुआत एक हाईवे पर होती है जहां एक बड़ा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है और गाड़ियां लगातार हॉर्न बजा रही हैं। एक ड्राइवर सोचता है कि यह रोड अचानक कैसे ब्लॉक हो गया। वो अपने साइड मिरर में देखता है और उसे एक लड़का दिखाई देता है जो सीधे हाईवे के बीच से चलते आ रहा है। उसकी मौजूदगी इतनी अलग लगती है कि ड्राइवर का मन करता है कि गाड़ी से उतरकर पूछे कि आगे क्या हो रहा है, लेकिन उससे पहले ही वो लड़का एक ट्रक पर कूदकर चढ़ जाता है। तभी अचानक एक जोर की आवाज़ आती है और ड्राइवर के साथ साथ बाकी लोग भी अपनी गाड़ियों से बाहर निकलकर देखने लगते हैं। ऊपर की तरफ देखने पर सबको दिखाई देता है कि एक बड़ा गेट खुल रहा है। वह लड़का चिल्लाता है और सबको जल्दी से भागने के लिए कहता है क्योंकि उसके मुताबिक मॉन्स्टर्स बाहर निकलने वाले हैं। ये सुनते ही लोग डर के मारे अपनी गाड़ियों को छोड़कर इधर उधर भागने लगते हैं। वो लड़का अपनी तलवार को रेडी करता है और उसमें एक पावरफुल एनर्जी चार्ज करता है। जैसे ही मॉन्स्टर्स गेट से बाहर निकलने लगते हैं, वो लड़का अपनी तलवार को एक ही झटके में घुमाकर मॉन्स्टर्स को मार डालता है। कुछ देर बाद रेडर्स की एक रीइंफोर्समेंट टीम वहां पहुंचती है। उनमें से एक रेडर को लगता है कि कुछ गलत हो रहा है क्योंकि गेट अभी भी खुला हुआ है। इसका मतलब मॉन्स्टर्स अभी भी बाहर आ रहे होंगे, लेकिन वहां कोई भी मॉन्स्टर की लाश नहीं दिखाई देती। तभी वहां एक एडवांस्ड मॉन्स्टर यानी एक क्वाडर ड्रेक को गेट से निकलते हुए देखता है, जो एक बहुत ही डेंजरस और हाई लेवल क्रीचर है। सभी लोग उस मॉन्स्टर का दबाव महसूस करते हैं क्योंकि ये सिर्फ उन्हीं रेडर्स के लिए था जो गोल्ड मार्क लेवल या उससे ऊपर के होते हैं। जैसे ही वो मॉन्स्टर अटैक करने वाला होता है, तभी वह लड़का जो वहां खड़ा था क्वाडर ड्रेक के पीछे पहुंच जाता है और एक स्विफ्ट मूव में उसे दो टुकड़ों में काट देता है। उसकी मैसिव बॉडी गिरते ही एक शॉक वेव पैदा होती है और सभी रेडर्स उस लड़के को हैरानी से देख रहे होते हैं। उनमें से एक रेडर उसके जैकेट पर गोल्डन ड्रैगन देखता है, जो दर्शाता है कि वो ली सिमीन है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेडर। लेकिन ली सिमीन जो अब इतना पावरफुल हो चुका है, उसकी पहले एक अलग कहानी थी। कुछ साल पहले वो एक सिंपल और एवरेज इंसान था। ये इंसिडेंट के बाद स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है जहां उसका पूरा पास्ट दिखाया जाता है। कहानी में दिखाया जाता है कि जब मॉन्स्टर्स दुनिया में पहली बार आए, तब से दुनिया दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गई थी, रेडर्स और नॉन रेडर्स। रेडर्स वो लोग होते हैं जो मॉन्स्टर्स से लड़ते हैं और उनको मारते हैं, और नॉन रेडर्स वो है जो नॉर्मल लोग हैं, जो इन चीज़ों से दूर रहते हैं और अपनी डेली लाइफ में बिजी हैं। एक दिन सेमिन रेडर मैनेजमेंट ब्यूरो में अपने ऑरा लेवल्स चेक करवाने के लिए जाता है। रिसेप्शनिस्ट उसको बताती है कि वो अंदर जा सकता है। वो टेंशन में हाँ में जवाब देता है। हर एक अवेकेंड इंसान को अपने ऑरा लेवल्स रेगुलरली चेक करने पड़ते हैं और ब्यूरो से अवेकनिंग जजमेंट पास करना पड़ता है। ये जजमेंट चेक करता है कि इंसान में ऑरा है या नहीं, और उसके बाद क्वालिफिकेशन टेस्ट होता है जो डिसाइड करता है कि वो रेडर बन सकता है या नहीं। सिर्फ वही लोग जिनके ऑरा लेवल्स एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से ऊपर होते हैं वो टेस्ट दे सकते हैं। सेमिन लेबोरेटरी के अंदर जाता है और टेक्नीशियन को ग्रीट करता है। टेक्नीशियन उसको रिस्पॉन्स देती है और कहती है क्योंकि तुमने ये प्रोसेस पहले भी किया है तो बेसिक एक्सप्लेनेशन स्किप करते हैं। वो हाँ में जवाब देता है। टेक्नीशियन उसको बताती है कि उसका मिलिट्री में अगले साल एनलिस्टमेंट है और उसकी इवैल्यूएशंस की वजह से डिले हुआ था, पर अब और डिले नहीं कर सकते। सीमिन परेशान होता है, पर फिर भी वो सिचुएशन को हैंडल कर लेता है और बोलता है कि उसको ये पता है। टेक्नीशियन सजेस्ट करती है कि उसको काउंसलिंग करवानी चाहिए क्योंकि वो इस तरह और ज़्यादा टाइम तक नहीं चल सकता। सेमिन पोलाइट तरीके से मना कर देता है और बोलता है कि वो बस टेस्ट देना चाहता है और जाना चाहता है। टेक्नीशियन मान जाती है और उसको मिलिट्री एनलिस्टमेंट की डेडलाइन याद दिलाती है। फिर वो मशीन में लेट जाता है और कुछ ही मोमेंट्स बाद उसको बताया जाता है कि उसका ऑरा लेवल 103 है, जो पिछले साल से बदला नहीं है। ऑरा लेवल आमतौर पर 100 से शुरू होता है और धीरे धीरे बढ़ता है, पर सेमिन का ऑरा लेवल पहले अवेकनिंग के टाइम से ही सेम है। वो कितनी भी मेहनत और ट्रेनिंग कर ले, उसका ऑरा लेवल कभी बढ़ा नहीं। टेक्नीशियन उसको साइन करने के लिए एक फॉर्म देती है और वो अपनी रियलिटी के बारे में सोचता है। पहले उसने सोचा था कि वो अपना गोल जरूर अचीव करेगा, पर अब तक उसकी जिंदगी उसके लिए बहुत मुश्किल रही है। टेस्ट के बाद सेमिन टेक्नीशियन को थैंक्स बोलता है और वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद वह अपने घर पहुंच जाता है। वो अपने रूम का दरवाजा खोलता है। उसका रूम छोटा और काफ़ी गंदा होता है और वो सीधा अपने लैपटॉप के पास जाकर जो गेम वो खेलता है उसमें रिवॉर्ड चेक करना चाहता है। उसको एक नोटिफिकेशन मिलता है, क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स कन्फर्म्ड। वो सोचता है ये क्या है। कंफ्यूज्ड होकर वो एक बटन क्लिक करता है जिसका नाम ट्रांसेंडेंट नेटवर्क है। स्क्रीन पे उसको 3 बोर्ड्स दिखाई देते हैं, टिप बोर्ड, स्पेशल मेंबर बोर्ड और जनरल मेंबर बोर्ड। क्यूरियस होकर वो जनरल मेंबर बोर्ड पर क्लिक करता है और देखने लगता है कि काफ़ी सारे लोग अलग अलग पोस्ट्स डाल रहे हैं। वो हंसते हुए कुछ पोस्ट्स को देखता है और एक पोस्ट पे कमेंट करता है जो दामू ग्वांग नाम के यूज़र की होती है। वो उसका मजाक उड़ाते हुए वो दामू ग्वांग को एडवाइस देता है कि वो थोड़ा रियलिटी में आए और बाहर की हवा खाए। वो साइट बंद करके सोचता है कि उसका कमेंट शायद दामू ग्वांग को रियलिटी में लाने में मदद करे। उसके बाद वो न्यूज़ चेक करता है और देखता है कि एक रेडर जिसका नाम संगजुन है, उसका रैंक गोल्ड से प्लेटिनम हो गया है। ये देख के वो शॉक हो जाता है क्योंकि वो समझ नहीं पाता कि संगजुन ने इतना हाई रैंक कैसे अचीव कर लिया। न्यूज़ के कमेंट्स में वो लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स देखता है जो कि संगजुन की तारीफ कर रहे हैं। ये देख के सेमिन और भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है क्योंकि वो याद करता है कैसे वो और संगजुन कभी एक लेवल पे थे और वो उसको बिना किसी दया के मारता था। गुस्से में वो अपना ट्रेनिंग शेड्यूल का नोट देख के फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। वो इतने गुस्से में आ जाता है कि वो नोट को मोड़कर फेंक देता है। वो अपने लैपटॉप पे एक और कमेंट लिखता है और अपने दिल की फ्रस्ट्रेशन को निकालता है, पर तभी एक और नोटिफिकेशन आती है, तुम्हारी क्वालिफिकेशन कंफर्म हो गई है। सेमिन बोलता है ये साइट फिर से सामने क्यों आ रही है। फिर वो साइट को एक्सप्लोर करता है और देखता है कि एक नया मेंबर बोर्ड पर है जिसका नाम वॉन्डरिंग बेगर किम बोंगहक है। वो बोंगहक को बोलता है भाई क्यों ना तुम अपना बैंक इन्फो दो, मैं तुम्हें डोनेशन दे दूंगा। बाय द वे मैं एक रेडर हूँ। बोंगहक बोलता है तुम बदतमीज लड़के, रेडर वो तो शायद तुम्हारी डायमेंशन में होते हैं और तुम मुझे ब्रदर कहने के लिए अभी छोटे हो। सेमिन बोलता है तुम कितने बड़े हो। वो जवाब देता है मैंने 1400 साल के बाद काउंट करना बंद कर दिया और एज मेरे लिए मैटर नहीं करती क्योंकि मैं एक ट्रांसेंडेंट हूँ। ये सुनकर सेमिन हंस के बोंगहक के डेडिकेशन पे और इंटरेस्ट लेकर और पोस्ट्स को स्क्रॉल करता है। सेमिन जनरल मेंबर बोर्ड पे स्क्रॉलिंग करता है और उसको एक और कमेंट दिखाई देता है जो ग्रैंड विज़र्ड लियाना ने डाला है। उस कमेंट में लियाना लिखती है
कि वो सेमिन से मिलना चाहती है और इसके लिए उसने पॉइंट्स इकट्ठा करने का प्लान बनाया है। मजाक में सेमिन रिप्लाई करता है कि उसको ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। उस वक्त उसको नहीं पता होता कि उसके पीछे एक स्ट्रेंज फोर्स बन रही है। तभी सेमिन को एक आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है, अगर सच में मिल जाए तो क्या करोगे। डर के वो पीछे देखता है और देखता है कि एक लेडी पोर्टल के अंदर से उड़ते हुए उसको देख रही है। वो कहती है, मैं ये देखने आई हूँ कि तुम कैसे बंधे हो, तुम कौन हो। सेमिन ये सब देख के शॉक्ड और स्पीचलेस हो जाता है। लियाना फिर उसे रूट से टाइटली लपेट लेती है। डर से सेमिन हिल भी नहीं पाता। लियाना को यह समझ नहीं आता कि वो इतना वीक क्यों है। वो उसे मोटा कह के चिढ़ाती और उसकी आइडेंटिटी के बारे में पूछती है। सेमिन उसको प्रॉमिस करता है कि वो सब कुछ बता देगा, बस उसको छोड़ दे। जब वो उसको छोड़ती है तो वो जोर से अपने कमरे की ज़मीन पर गिरता है। वो लड़खड़ाते हुए उस लेडी से पूछता है कि वो कौन है। लियाना अपना इंट्रोडक्शन देती है और सेमिन को याद दिलाती है कि वो पहले कितनी बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहा था। वो पूछती है कि क्या वो सच में रेडर है। सेमिन थोड़ा परेशान होकर बताता है कि वो अभी रेडर बनने की राह पर चल रहा है। लियाना उससे पूछती है कि क्या सच में वो रेडर बनने लायक है या नहीं। सेमिन उसको अपनी दुनिया के बारे में बताता है कि लोग ऑरा का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर्स को मारते हैं और उन्हें रेडर्स कहते हैं, लेकिन सबके पास ये ऑरा नहीं होता। मेरे पास थोड़ा सा ऑरा है क्योंकि मैं एक अवेकनर हूँ, पर मेरा लेवल कभी भी हाई नहीं हुआ। ये सुनकर लियाना बोलती है, सच में? तो अपना ऑरा दिखाओ। काफ़ी कोशिश करने के बाद सेमिन अपने हाथों में थोड़ा ऑरा जमा करता है जो थोड़ी देर बाद गायब हो जाता है। लियाना पूछती है कि क्या यही है तुम्हारा पूरा ऑरा। सेमिन मुस्कुराते हुए जवाब देता है, हाँ यही है। लियाना हंसते हुए उसे अपना ऑरा दिखाती है। उसका ऑरा इतना पावरफुल होता है कि रूम में काफ़ी सारी चीज़ें इधर उधर गिर जाती हैं और सेमिन को फाइनली समझ आता है कि लियाना एक ट्रांसेंडेंट बीइंग है। वो डरते हुए उसकी गलतियों की माफ़ी मांगता है। तभी किसी ने सेमिन के कमरे का दरवाज़ा नॉक किया और सेमिन को पूछा, तुम अंदर क्या कर रहे हो, इतना शोर क्यों आ रहा है। वो जल्दी से जवाब देता है, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। लियाना अपना गुस्सा थोड़ा शांत कर लेती है। वो बोलती है कि उसने अपने सारे सेव पॉइंट्स को सेमिन के ऊपर खर्च कर दिए हैं और उसको ये समझ नहीं आ रहा कि एक इतना वीक इंसान ट्रांसेंडेंट नेटवर्क पे कैसे आया। सेमिन डरते हुए बताता है कि उसको भी नहीं पता, बस उसने अपना लैपटॉप ऑन किया था। लियाना को लैपटॉप क्या होता है ये नहीं पता होता, तो वो उसके डेस्क पे रखे डिवाइस को देखती है और बोलती है कि उसके पास और कुछ एक्सप्लेन करने के लिए है क्या। सेमिन उससे कहता है कि उसकी ज़िंदगी में कुछ खास नहीं है और वो भी बाकी लोगों की तरह स्ट्रगल करते हुए यहाँ तक पहुँचा है। लियाना उसका मजाक उड़ाते हुए बोलती है कि उसने कभी कोशिश की है क्या। सेमिन थोड़ा झिझकते हुए अपनी स्टोरी बताता है कि वो एक अनाथ था जो अडॉप्ट कर लिया गया और स्कूल में उसके अवेकन होने के बाद उसे बहुत बुली किया जाता था, जिसकी वजह से उसको स्कूल छोड़ना पड़ा। लियाना उसकी बोरिंग कहानी सुनने के बाद और बोर हो जाती है, पर फिर बोलती है कि वो ये मान सकती है कि तुमने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। ये शब्द सुन के सेमिन को थोड़ा कंफर्ट फील होता है। इसके बाद लियाना जाने लगती है, लेकिन जाते वक्त लियाना उसको धमकी देती है, अगर तुमने दोबारा कुछ अजीब कॉमेंट किया तो वो वापस आके उसको मार देगी और उसको एक अपॉलॉजी पोस्ट करने को बोलती है। सेमिन उसे ठीक है कहता है और लियाना एक लास्ट बात कहती है कि दुनिया अनफेयर है, लेकिन फिर भी कुछ करके दिखाना ज़रूरी है। तू इंसान है और इंसान होने के नाते तुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहिए। ये सुनकर सेमिन पूछता है कि क्या वो कभी दोबारा मिलेंगे। लियाना मुस्कुरा के बोलती है कि अगर वो सच में मिलना चाहता है तो उसको अपने आप को ट्रांसेंड करना पड़ेगा, और फिर वो अपने वर्ल्ड में चली जाती है और गेट बंद हो जाता है। सेमिन एक गिरी हुई पंखुड़ी को उठाकर उसे ध्यान से देखता है और सोचता है कि क्या वो भी कभी ट्रांसेंडेंट बन सकता है। थोड़ा अच्छा महसूस करने के बाद वो अपने लैपटॉप पे वापस ट्रांसेंडेंट नेटवर्क खोलता है और वहाँ एक अपॉलॉजी पोस्ट करता है। अपने आप को सही से इंट्रोड्यूस करते हुए वो लिखता है, मैं ली सेमिन हूँ, एक अनएम्प्लॉयड। आज के बाद मैं अपने गहरे विचार और आइडियाज़ यहाँ शेयर करूँगा। उसके बाद से ट्रांसेंडेंट नेटवर्क देखना उसके डेली रूटीन का हिस्सा बन गया। एक दिन वो नोटिस करता है कि एक यूज़र ऑनलाइन है जिसका नाम कायन ह्यूंग निम है। वो उसे ग्रीट करता है और मेंशन करता है कि काफ़ी वक्त हो गया जब तुमने अपनी लेटेस्ट फोटो पोस्ट की थी। कायन एक नोबल फैमिली के गुलाम का बेटा था और अपने मास्टर से अपनी माँ की मौत का बदला लेकर फेमस मर्सनरी बन गया था। उसने पूरे कॉन्टिनेंट के सभी नोबल ब्लड लाइन्स को खत्म कर दिया और स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर कहलाया। सेमिन कायन की फैमिली की फोटो देखता है जो उसने अपने रीसेंट ट्रिप पर ली थी और देखता है कि उसका बेटा अपने पेरेंट्स पे गया है। तभी एक और ट्रांसेंडेंट बीइंग सोर्ड डीमन पर्जेन, जो कॉन्टिनेंट का टॉप सोर्ड मास्टर है, सेमिन को ग्रीट करता है। सेमिन उसके ग्रीटिंग का जवाब देता है और पर्जेन मजाक में कहता है कि वो इतना जल्दी कैसे रिप्लाई करता है। पर्जेन कहता है कि उसने एक लड़की के लिए फीलिंग्स डेवलप की हैं। वो सेमिन से एडवाइस मांगता है कि उसका दिल जीतने के लिए क्या करे। सेमिन उसे एडवाइस देता है कि पहले एक इमोशनल और हार्टफेल्ट मैसेज से लड़की को इंप्रेस करने की कोशिश करो। उसे कहना, तुमने अपने विंग्स कहाँ छुपाए हैं, इसका मतलब ये है कि तुमने सोचा कि वो लड़की एक एंजल है। पर्जन इंप्रेस हो जाता है। सेमिन उसे और भी टिप्स देता है, जैसे अगर लड़की स्माइल करे तो उससे कहना, तुम्हारी स्माइल देखकर मेरा दिल खुशी से एक्सप्लोड हो जाएगा। पर्जन उसे शुक्रिया कहता है और प्रॉमिस करता है कि अगर उसकी एडवाइस से उसका काम बन गया तो वो पॉइंट्स इकट्ठा करके सेमिन से मिलने आएगा। ये सुनकर सेमिन खुश होता है और सोचता है कि ट्रांसेंडेंट बीइंग्स के साथ इंटरैक्ट करते हुए मैंने एक कॉमन ट्रेट नोटिस किया, वो हमेशा अपने आप से किए गए प्रोमिसेस को पूरा करते हैं। इसके उलट मेरी रियलिटी पूरी तरह लेजीनेस और चीज़ों को टालने से भरी हुई है। उसके बाद सीमिन ट्रांसेंडेंट नेटवर्क पर अपनी ज़िंदगी की मुश्किलों और संघर्षों के बारे में एक हार्टफेल्ट पोस्ट लिखने बैठता है। पोस्ट लिखते हुए वो अपने विचारों को ध्यान से ऑर्गेनाइज करता है और आखिर में साफ साफ ये बताता है कि उसका असली मकसद क्या है। पोस्ट डालने के बाद वो थोड़ा अल्कोहल पीकर थकान मिटाने की कोशिश करता है और गहरी नींद में सो जाता है। कुछ देर बाद लैपटॉप पे एक नोटिफिकेशन का साउंड होता है जो उसे जगा देता है। थोड़ा कंफ्यूज्ड होते हुए वो समझता है कि शायद उसने कुछ अजीब पोस्ट कर दिया है, पर जब वो साइट खोलता है
तो वो सरप्राइज्ड होता है क्योंकि ट्रांसेंडेंट मेंबर्स ने उसे सपोर्ट और हौसला दिया। लॉर्ड कमांडर गेहर्थ उसे बताता है कि वो अपनी राह पे आगे बढ़े और गिव अप ना करे। ड्रैगन लॉर्ड ली मुनकाजर उसे याद दिलाता है कि जिंदगी छोटी होती है और वो भी सिमिलर चैलेंजेस से गुजरा है। पर्जेन उसे बताता है कि वो पॉइंट्स इकट्ठा करके सीमिन से मिलने आएगा। शैडो किल दमुगवांग एडवाइस देता है कि रियल स्ट्रेंथ तो पहला स्टेप लेने से ही मिलती है। ये अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट सीमिन के लिए काफी मोटिवेशनल होता है और वो सबको थैंक यू बोलता है। तभी एक गेट उसके पीछे खुलता है और एक वॉइस उसे अनएम्प्लॉयड ली सेमोन कह के बुलाती है। सेमिन डर के हिलता नहीं और पीछे मुड़ के देखने की भी हिम्मत नहीं करता क्योंकि उसे लगता है कि ये जरूर कोई ट्रांसेंडेंट बीइंग होगा। कुछ सेकंड्स में वो महसूस करता है कि एक हाथ उसके पीठ पर है और एक पावरफुल एनर्जी उसके थ्रू फ्लो हो रही है। वो मिस्टीरियस फिगर उसकी जिंदगी के हर स्ट्रगल को देख रहा होता है, उसका डिप्रेशन, वीक रिजॉल्व और उसका वीक कॉन्स्टिट्यूशन जो धीरे धीरे उसके बॉडी और माइंड को खत्म कर रहा है। वो फिगर बताता है कि सेमिन का इलनेस सीवियर्ड वेन्स कहलाता है। सेमिन के बॉडी में एनर्जी फ्लो करने लगती है और वो जोर से चिल्लाता है। फिर वो मिस्टीरियस बीइंग उसके पीठ से हाथ हटाता है और पूरी जगह चेंज हो जाती है। वो अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि वो डॉग गो च्योनमा है जो हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट मार्शल आर्टिस्ट कहलाता है। वो कहता है, तुम कमजोर इंसान नहीं हो। सेमिन सोचता है कि एक ऐसी ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ जो दुनिया को झुकने पर मजबूर कर दे। मुझे लगा था कि ग्रैंड विजर्ड लियाना बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इसकी पावर एक अलग ही लेवल पे है। फिर वो मिस्टीरियस बीइंग आगे कहता है कि पॉइंट्स इकट्ठा करो और टिप्स बोर्ड एक्सेस करो। मैंने वहां सिर्फ तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल प्रिपेयर किया है। ये सुनकर सेमिन जैसे ही डॉगो च्योनमा से कुछ और पूछ पाता, वो अपने कमरे में वापस आ जाता है और जमीन पर गिर जाता है। वो सोचता है कि ये सब सपना था या सच, पर अपने हाथ की चोट को देखकर उसे समझ आ जाता है कि ये सब रियल था। इसके बाद सीमाइन फाइनली अपने रूम को क्लीन करने का डिसीजन लेता है और कुछ घंटों में उसका रूम बिल्कुल क्लीन हो जाता है। वो अपने हाथ को देखता है और सोचता है कि अब इस रूम में सिर्फ एक ही कचरा बचा है और वो मैं हूं। फिर वो अपने आप को याद दिलाता है कि वो कमज़ोर नहीं है और अब वो लाइफ में कुछ अचीव करेगा। सेमिन अपना जैकेट पहनता है और ट्रेनिंग के लिए बाहर जाता है। 10 मिनट दौड़ने के बाद वो भूखा हो गया। उसने फ्राइड चिकन खाना शुरू कर दिया। जब वो खाना खत्म कर रहा था, उसने डिसाइड किया कि वो फिर से दौड़ने जाएगा। खाने के बाद उसने दोबारा दौड़ना शुरू किया। वो थोड़ा रुका, सांस लेने लगा और उसने सोचा कि उसके गोल्स काफ़ी मुश्किल हैं और वो उन्हें अकेले पूरा नहीं कर सकता। तभी उसने एक जिम का पोस्टर देखा और सोचा, चलो इस जिम को देखते हैं। जब वो जिम में गया तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ा आदमी भारी डंबेल उठाकर एक्सरसाइज कर रहा था। तभी एक आदमी सीमिन के पास आया और पूछा, क्या तुम नए हो और वर्कआउट करने आए हो? वो बड़ा आदमी, उसने अपना नाम कोच किम डियोकबाई बताया। सेमिन ने भी अपना नाम बताया। फिर डियोकबाई ने मजाक करते हुए कहा, यार तुमसे चिकन की स्मेल आ रही है। सीमिन थोड़ा कंफ्यूज हो गया। डियोकबाई ने पूछा, क्या तुमने अभी खाना खाया है? फिर वो थोड़ा डांटते हुए बोला, एक तरफ तू फिटनेस की शुरुआत कर रहा है और दूसरी तरफ अनहेल्थी खाना खा रहा है। सीमिन थोड़ा शर्मिंदा हो गया और माफ़ी मांगी, लेकिन डियोकबाई ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो वार्म अप करते हैं। सिमिन ने उसकी बात मान ली। डियोकबाई ने उसका हाथ पकड़ते हुए कुछ नोटिस किया कि सिमिन के आर्म्स थोड़े स्ट्रांग लग रहे थे। डियोकबाई ने कहा, लगता है तुमने थोड़ी एक्सरसाइज की है ना? सेमिन ने थोड़ा हेजिटेट करते हुए कहा, हाँ थोड़ा बहुत किया था। डियोकबाई ने उसे मोटिवेट करते हुए उसकी पीठ पर हल्का सा हाथ मारा और कहा, यह अच्छी बात है कि तुम्हारे पास पहले से एक सॉलिड फाउंडेशन है। मैं तुम्हें जल्दी से फिट बना दूंगा। फिर सीमेन ट्रेडमिल पर दौड़ने लगा, लेकिन जल्दी ही थक गया। डियोकबाई ने चिल्लाकर कहा, अगर तुम्हें गिरना है तो गिर जाओ, अगर तुम्हें उठना है तो तुम उठ जाओगे। सीमिन थोड़ा ज़्यादा सोच रहा था, लेकिन डियोकबाई ने कहा, ज़्यादा मत सोचो, तुम्हें बस अपनी लिमिट्स को पार करना है। फिर सेमिन ने अपनी पूरी एनर्जी लगाई और अपने गोल को हासिल करने की पूरी कोशिश की। डियोकबाई ने एक्साइटमेंट के साथ कहा, बस अब और कुछ नहीं, चाहे तुम मर भी जाओ, बस दौड़ते रहो जब तक तुम गिर ना जाओ। कुछ घंटे बाद सेमिन पूरी तरह थक चुका था, लेकिन कोच डियोकबाई उसके पास आया, थम्स अप देते हुए बोला, अच्छा काम किया, कल मिलते हैं। सेमिन को यह कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा लगा और उसने भी कोच का शुक्रिया अदा किया। जब वो अपने अपार्टमेंट वापस आया तो उसने ट्रांसेंडेंट नेटवर्क पर लॉगिन किया। उसे याद आया कि डोगो च्योनमा ने कहा था कि वो टिप्स बोर्ड चेक करे, लेकिन जब उसने नोटिस बोर्ड खोला तो उसे मैसेज मिला, एक्सेस डिनाइड ड्यू टू इनसफिशिएंट पॉइंट्स। सेमिन कंफ्यूज्ड हो गया और सोचा, ये पॉइंट्स कैसे मिलते हैं? सिस्टम ने उसे एक नोटिस दिया, मेंबर क्वेस्ट, अपना वजन 100 किलोग्राम से नीचे लाएं। ये देखकर सेमिन शॉक्ड हो गया। उसने सोचा कि वो ये कैसे करेगा। अगले दिन सेमिन फिर जिम गया और ट्रेडमिल पर दौड़ने लगा, ये सोचते हुए कि वो अपना वेट 100 किलोग्राम के नीचे लाएगा। कोच डियोकबाई ने उसे हौसला देते हुए कहा, तुम्हारे पास जो स्ट्रेंथ है उससे तुम अपने गोल्स जरूर अचीव करोगे। सेमिन ने अपनी पूरी कोशिश की और दौड़ते हुए अपनी लिमिट्स को पार किया। डियोकबाई ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुम में इतना पोटेंशियल है, बस अपनी लिमिट्स को पार करो। सेमिन ने पूरी मोटिवेशन के साथ दौड़ लगाई और 8.4 किलोमीटर तक दौड़ गया। कुछ दिनों बाद सेमिन अपने बाथरूम में खड़ा होकर अपने रिफ्लेक्शन को देख रहा था। उसने सोचा, क्या मैंने थोड़ा वेट कम किया है? फिर उसने खुद को मोटिवेट करते हुए कहा, आज मैं बेस्ट करूंगा। आगे वो बाहर रनिंग के लिए जाता है। दौड़ते हुए वो सोचता है, आज मैं थोड़ा लाइट कार्डियो करूंगा और साथ में थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी कर लूंगा। जब वो दौड़ रहा था, एक लड़की उसके पास से गुजरी। उस लड़की ने सोचा, ये लड़का क्या वो फिर से दौड़ रहा है? जब मैंने इसे पहली बार देखा था तो मुझे लगा था कि कोई वाइल्ड बॉर आ रहा है, लेकिन अब ध्यान से देखूं तो उसका शरीर पहले से काफ़ी पतला और फिट हो गया है। आगे वो पुलअप्स कर रहा था। उसकी मसल्स में काफ़ी पेन हो रहा था, लेकिन वो अपनी लिमिट्स को पार करने के लिए अपनी बॉडी को और पुश कर रहा था। वो लड़की भी उसे गौर से देख रही थी। थोड़ा वर्कआउट करने के बाद जब वो पानी पीने गया तो वो लड़की सीमिन के पास आई और बोली, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, मैं आपको काफ़ी देर से देख रही हूँ, आपकी लगन बहुत खास है। सेमिन ने उससे कहा, ठीक है, पर मैं अब जा रहा हूँ,
वो लड़की गुस्से में सोच रही थी, मैंने उससे बात करने के लिए इतनी मेहनत की और वो ऐसे ही चला गया। जैसे ही सेमिन ने दोबारा रनिंग शुरू की, उसने एक हल्की रेडर की खुशबू महसूस की जो उस लड़की से आ रही थी। सेमिन को लगा कि वो लड़की कम से कम ब्लू मार्क रेडर होगी, क्योंकि उसकी फिजिकल एबिलिटीज़ एक आम इंसान से बहुत ज़्यादा थीं। सेमिन अपने ट्रेनिंग डेज को याद कर रहा था, जब उसने सीखा था कि रेडर्स और नॉर्मल ह्यूमंस के बीच एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है। रेडर्स के अंदर एक ऐसी ताकत होती है जो कभी पार नहीं की जा सकती। तभी वो लड़की फिर से उसके पास आई और उसका मजाक उड़ाते हुए उसे फैट अंकल कह दिया। वो लड़की कहने लगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम कितनी मेहनत कर लो, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। सेमिन को यह सुनकर गुस्सा आता है। रात को सेमिन अपने अपार्टमेंट वापस आता है और अपने लैपटॉप पर अपने डेली अपडेट्स देखता है। उसने ट्रांसेंडेंट नेटवर्क पर लियाना का एक पोस्ट देखा और सोचने लगा कि जब उसने पहली बार लियाना से मुलाकात की थी तो वो काफ़ी स्केरी लगी थी, लेकिन जब उसने लियाना का असली स्वभाव देखा तो उसे महसूस हुआ कि वो बहुत ही काइंड और समझदार है। इसके बाद उसने अपना वेट चेक करने के लिए अपना क्वेस्ट देखा। उसे पूरी उम्मीद थी कि वो फाइनली 100 किलोग्राम का लक्ष्य पार कर लेगा, लेकिन जब उसने स्केल पर देखा तो वो 100.02 किलोग्राम दिखा रहा था। सेमिन परेशान हो गया, क्योंकि उसे अभी भी 0.02 वजन कम करना था। वो सोचने लगा वजन थोड़ा और कम करने के लिए उसे कुछ और करना होगा। वो बाथरूम गया, ये उम्मीद करते हुए कि वजन कम हो जाएगा। बाथरूम जाने के बाद उसने दोबारा क्वेस्ट देखा तो स्केल पर वेट 100.0005 किलोग्राम दिख रहा था। ये देखकर वो और गुस्से में आ गया। उसने सब कुछ कर लिया ताकि वो अपना वेट फाइनली 100 किलोग्राम से कम कर सके। जैसे ही स्केल ने 99.9 किलोग्राम दिखाया, सेमिन को अपने क्वेस्ट का रिवॉर्ड मिल गया, जिसमें उसे 100 पॉइंट्स मिले। इन पॉइंट्स की मदद से वो लेवल 2 तक पहुंच गया। अब उसके पास टिप बोर्ड का एक्सेस था, जहां पर कई पोस्ट उपलब्ध थीं। सिस्टम ने बताया कि टिप बोर्ड पर एक पोस्ट पढ़ने का कॉस्ट 100 पॉइंट्स है, जबकि पोस्ट करने का कॉस्ट 200 पॉइंट्स है, और अगर दूसरे लोग आपकी पोस्ट देखते हैं तो आपको हर व्यू पर 10 पॉइंट्स मिलते हैं। सेमिन ने देखा कि एक पोस्ट थी, लर्न टू ग्रो द वर्ल्ड ट्री विद लियाना, लेकिन उसकी नज़र एक और पोस्ट पर पड़ी जिसका नाम था वॉइड सेवरेंस द्वारा हेवनली डेमन डोगो चोमा। ये पोस्ट एक लेजेंडरी मार्शल आर्टिस्ट की थी और इसमें वॉइड सेवरेंस के बारे में बताया गया था, जो वॉइड एनर्जी को कंट्रोल करने की एक एडवांस्ड टेक्निक थी। सेमिन को यह पोस्ट बहुत दिलचस्प लगी क्योंकि ये उसके स्किल को बेहतर बनाने में मदद कर सकती थी। सेमिन ने इस पोस्ट को ध्यान से पढ़ा और समझा कि यह टेक्निक उसकी मौजूदा हालत के लिए एकदम सही थी। पोस्ट में बताया गया था कि जिन लोगों के मेरिडियंस में ब्लॉकेज होता है उनका एनर्जी फ्लो पूरी तरह से रुक जाता है। ये बिल्कुल उसकी स्थिति से मेल खा रहा था। हालांकि पोस्ट में एक विशेष कल्टीवेशन मेथड दिया गया था जो इस ब्लॉकेज को हटाकर एनर्जी फ्लो को फिर से ठीक कर सकता था। सेमिन ने इसे अपने लिए एक उम्मीद की किरण के रूप में देखा और सोचा कि अगर वो इसे सही तरीके से अपनाए तो उसकी स्थिति बेहतर हो सकती है। वो सोचता है कि मैं हमेशा ऑरा को सिर्फ एक ऐसी चीज़ समझता था जिसे मुझे काबू करना है और जीतना है, लेकिन हेवनली डीमन डॉग कोच चियोनमा ने ऑरा को एक जीवन के रूप में देखा जिसका अपना अलग इरादा और इच्छा थी। वही सही जवाब था जो हमेशा से था। 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। सेमिन लगातार अपने ऑरा फ्लो को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। कई बार कोशिश करने के बाद वो थक कर बैठ जाता है और गहरी सांस लेते हुए सोचता है, अगर ये तरीका मुझे इस हालत से बाहर निकाल सकता है तो मैं इसे 100 बार भी करने को तैयार हूँ, अगर ज़रूरत पड़े। फिर सेमिन दोबारा से अपने ऑरा फ्लो को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वो गहरी सांस लेते हुए खुद से कहता है, फोकस, बस सोचो जैसे एक नीडल में धागा डाल रहे हो, जैसे डोकगो चियोनमा ने मुझे सिखाया था। उन्होंने कहा था ऑरा पानी की तरह फ्लो करता है और जड़ों की तरह फैलता है। अगर मैं अपने ब्लॉक्ड ऑरा सर्कुलेशन पॉइंट्स पर ध्यान लगाऊं और एक ही बार में ब्रेक थ्रू कर दूं। सेमिन ने इस मेथड से अपनी लिमिटेशंस को तोड़ने की कोशिश की। फाइनली वो कामयाब हो जाता है और बहुत थक जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। उसने कहा, अब मैं पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो गया हूँ। आगे सीन प्राइवेट रेड ट्रेनिंग अकेडमी टेसोंग अकेडमी में शिफ्ट होता है, जहाँ कोच हुआंग जोंग अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहा था। तभी एक स्टूडेंट ने आकर बताया कि एक पर्सन आया है जो आपसे मिलना चाहता है। कोच हुआंग एंट्रेंस की तरफ गया और वहाँ उसने एक फेमिलियर फेस देखा। वो सेमिन था। सेमिन ने कहा, काफ़ी टाइम हो गया मास्टर हुआंग जोंग। कोच हुआंग सेमिन को देखकर हैरान हो जाता है। वो रोते हुए कहता है, सेमिन मुझे हमेशा से पता था कि तू ये ज़रूर करेगा, चाहे रेडर बने या ना बने। अब से मुझे ह्यूंग बुला। चल इस मौके को सेलिब्रेट करने के लिए एक ड्रिंक लेते हैं, बहुत समय हो गया है। लेकिन सेमिन ने कहा कि वो ड्रिंक के लिए नहीं आया था। वो अपना ऑरा हुआंग को दिखाता है। हुआंग सेमिन का ऑरा देखकर हैरान हो जाता है। फिर उसने अपने दूसरे स्टूडेंट्स को कहा, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, अपनी सेल्फ ट्रेनिंग कंटिन्यू रखो। हुआंग ने कहा, चलो पहले तुम्हारा ऑरा लेवल मेजर करते हैं। सेमिन ऑरा मेजरिंग मशीन के अंदर था। उसकी आंखें बंद थीं। सेमिन ने अपनी आंखें खोलीं और अपना ऑरा लेवल देखा। अब उसका ऑरा लेवल 1034 हो गया था। वो अपना ऑरा लेवल देखकर हैरान हो गया। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। मशीन से बाहर आते ही सेमिन हैरान था कि सिर्फ 1 महीने तक लगातार ऑरा सर्कुलेशन और अल्टीमेट सुप्रीम टेक्निक का इस्तेमाल करके उसने वो हासिल कर लिया जो वो सालों तक नहीं कर पाया था। हुआंग ने सेमिन से पूछा कि तुमने ये कैसे किया? सेमिन ने बताया कि मैंने बस किसी से मिली एडवाइस को फॉलो किया था, बस देखने के लिए कि क्या वो काम करेगा। हुआंग ने कहा, अच्छा, क्यों ना अब तुम अपनी एबिलिटीज़ को टेस्ट करो, एक ओवर कॉन्फिडेंट स्टूडेंट के साथ स्पारिंग करके, जो बहुत ज़्यादा घमंडी है और सिर्फ अपने ऑरा लेवल पर डिपेंड करता है, और ये एक अच्छा मौका होगा उसे रियलिटी दिखाने का। मुझे यकीन है तुम उसे आसानी से हैंडल कर सकते हो। सेमिन ने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। सीन शिफ्ट होता है एकेडमी के ट्रेनिंग हॉल में, जहां सेमिन स्टेज पे खड़ा है अपने ओपोनेंट यूजिन के साथ। जिन ने हुआंग से पूछा कि सेमिन की ऑरा लेवल क्या है, और हुआंग ने जवाब दिया कि वो 1000 के आसपास है। अब जिन को लगा कि ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसके हिसाब से सेमिन सिर्फ एक न्यूबी लग रहा था जो बस 1000 लेवल तक पहुंचा है। फिर वो सोचता है क्या ये हुआंग का पसंदीदा डिसाइपल है। दोनों अपनी पोजीशंस लेते हैं फाइट के लिए।
मैच शुरू होता है और जिन ने तुरंत सेमिन पर अपने ऑरा से अटैक किया, लेकिन सेमिन ने ईजिली उसके अटैक को डॉज कर लिया और एक ज़बरदस्त पंच जिन के चेहरे पर मार दिया। फिर सेमिन को समझ आता है कि जिन कोई आम लड़का नहीं है, क्योंकि पंच लगते ही सेमिन को किसी दीवार की तरह फील होता है। और फिर जिन टीज करते हुए बोलता है, क्या सब ठीक है? सेमिन थोड़ा पीछे हो जाता है और जिन उसकी बेसिक स्किल्स की तारीफ करता है, लेकिन वो चुपके से अपना नेक्स्ट मूव प्लान करता है। जिन आगे बढ़ता है, अपनी फोर्स बढ़ाता है और सेमिन को एक जोरदार किक मार देता है। सेमिन ने किक को ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन वो सीधा रिंग से टकरा गया। जैसे ही जिन ने सेमिन पर फिर से अटैक किया, सेमिन ने उसके पैर को पकड़ लिया और अपनी ग्रैपलिंग टेक्निक का यूज करके उसे गिरा दिया। अब जिन की हालत खतरनाक हो गई थी। वो अपने दूसरे पैर से किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन सेमिन तुरंत पीछे हट गया और जिन के मूव से बच गया। सब स्टूडेंट्स वहां हंस रहे थे क्योंकि उसने हवा में किक मारी थी। शर्मिंदा होते हुए जिन जल्दी से उठा और फिर से सेमिन के सामने खड़ा हो गया। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। गुस्सा होकर जिन आगे बढ़ा और पंच मारने की कोशिश की, पर सेमिन वक्त पर झुका और जिन को अपरकट मारा, जो जिन को स्टेज के फ्लोर पर गिरने पर मजबूर कर दिया। जिन को उठने का मौका मिलने से पहले सेमिन ने अपने पैर जिन के आसपास लपेट लिए और उसका हाथ पकड़कर आम बार लगा दिया। गुस्से में जिन ने अपने हाथों में एक स्ट्रॉन्ग ऑरा डाला और सेमिन को पंच मारने की कोशिश की। बाकी स्टूडेंट्स और हुआंग घबरा गए क्योंकि उन्हें पता था कि जिन का ऑरा कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन सेमिन शांति से, थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते हुए जिन का हाथ तोड़ देता है। थोड़ी देर बाद सेमिन रनिंग करते हुए सोच रहा था कि वो बंदा प्रॉपरली ट्रेनिंग नहीं किया था और ना ही उसमें कोई पैशन था। मेरी जीत बस हार्ड प्रैक्टिस का रिजल्ट थी। फिर भी उसका हाथ तोड़ना अब मुझे गलत लग रहा है। अगले दिन सेमिन जिम में भारी डंबल से वर्कआउट कर रहा होता है। जैसे ही वो अपना सेट खत्म करता है और सांस ले रहा होता है, उसकी नज़र जिम के दरवाजे पर खड़े 2 स्टूडेंट्स पर पड़ती है। वो दोनों स्टूडेंट्स सेमिन को हैरानी से देख रहे होते हैं, जैसे उन्होंने किसी सुपर हीरो को देख लिया हो। उनमें से एक के हाथ में एक पेपर होता है जिसमें सेमिन की बॉडी का बिफोर और आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया गया होता है। पहले सेमिन बहुत मोटा था और अब उसने स्ट्रॉन्ग बॉडी बना ली थी। सेमिन को समझ आ जाता है कि ये दोनों उसे एडमायर कर रहे हैं, तो वो अपनी मसल्स फ्लेक्स करता है और फ्लेक्स करने का बहाना ये बनाता है कि आज जिम में बहुत गर्मी हो रही है। तभी उनमें से एक लड़का जिसने चश्मा लगाया था, वो सेमिन को अंकल बोल देता है। सेमिन का मूड खराब हो जाता है और वो गुस्से में कहता है, क्या कहा तूने? वो तुरंत माफ़ी मांगते हुए कहता है, सॉरी भैया। इसके बाद वो पूछता है, क्या सच में आपने सिर्फ 3 महीनों में ये ट्रांसफॉर्मेशन किया है? सेमिन एकदम प्राउड होकर जवाब देता है, हाँ बिल्कुल किया है। उस लड़के की आंखें उम्मीद में चमकने लगती हैं। वो पूछता है, क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ? सेमिन कहता है, हाँ लेकिन तुम्हें पहले यहाँ के बॉस को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तभी उन्हें पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई देती है, मिल के अच्छा लगा न्यू मेंबर्स, मैं हूँ कोच किम डोकबाय। वो दोनों घबरा जाते हैं। ड्योकबे कहता है, चलो ऑफिस में चलकर बात करते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों लड़के एकदम थके हुए ऑफिस से बाहर आते हैं। ड्योकबे बताता है कि ये लोग भी तुम्हारे जैसा बनना चाहते हैं सेमिन, और इन्होंने डिसाइड किया है कि वही कोर्स करेंगे जो तुमने किया था। सेमिन हंसते हुए कहता है, तुम्हें लगता है कि ये दोनों मेरी ट्रेनिंग कर पाएंगे? वो दोनों सोचते हैं कि कोर्स लेने के बाद हमें पता चला कि कोई कैंसिलेशन नहीं होगा और हमने स्टैम्प भी कर दिया है। ड्योकबे कहता है, ये दोनों काफ़ी मेहनती हैं। सेमिन उन दोनों को गुड लक बोलता है। दोनों ऑकवर्डली मुस्कुराते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि अब उनकी हालत ख़राब होने वाली है। इसके बाद सेमिन अपना फ़ोन निकालता है और अपना ट्रांसेंडेंट नेटवर्क अकाउंट खोलता है। वो वहाँ मार्शल आर्ट्स की नई टेक्निक सर्च करता है। तभी उसे एक टेक्निक दिखती है जिसका नाम होता है द बिगिनिंग ऑफ मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग। सेमिन डिसाइड करता है कि वो इस टेक्निक को एक्सप्लोर करेगा। कुछ समय बाद जिम में वही 2 लड़के हार्ड ट्रेनिंग करने के बाद फ्लोर पर थककर बैठे होते हैं। चश्मिश बोलता है, मुझे पहले दिन ही ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जान निकल गई हो। दूसरा लड़का भी सहमति में सिर हिलाता है। तभी उनकी नज़र सेमिन पर पड़ती है। सेमिन आराम से अपने आर्म स्ट्रेच कर रहा होता है और उसकी बॉडी से एक हल्का ब्लू ऑरा निकल रहा होता है। लड़के समझ जाते हैं कि सेमिन कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि वो एक रेडर है। दूसरा लड़का बोलता है, फिर तो वो हमारे लिए सीनियर जैसा है। दोनों सेमिन की डेडिकेशन की तारीफ करने लगते हैं। अगले दिन सेमिन जिम में वर्कआउट कर रहा होता है। उसे ऐसा लगता है जैसे किसी की अजीब नज़रें उसे फॉलो कर रही हैं। उसे पता चलता है कि वही चश्मिश लड़का उसे ध्यान से देख रहा होता है। सेमिन थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करता है और सोचता है, मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी वो चश्मिश लड़का सेमिन के पास आता है और कहता है, मैं काफ़ी समय से आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ और मैंने आपकी असली आइडेंटिटी डिस्कवर कर ली है। सेमिन कन्फ्यूजन में पूछता है, मेरी आइडेंटिटी क्या मतलब है इसका? चश्मिश एक्साइटमेंट के साथ बताता है, तुम रेडर हो है ना? सेमिन ने चश्मिश को समझाया कि वो अभी ऑफिशियली रेडर नहीं है, लेकिन जल्द ही क्वालिफिकेशन टेस्ट देने वाला है। ये सुनते ही चश्मिश एक्साइटेड हो गया और बोला कि वो भी ये टेस्ट देना चाहता है, जो सेमिन के लिए थोड़ा शॉकिंग था। उसने अपना ऑरा दिखाते हुए बताया कि वो भी एक अवेकेंड है। ये सुनकर सेमिन क्यूरियस हो गया और उसने पूछा, अगर तू अवेकेंड है तो रेडर एकेडमी क्यों नहीं ज्वाइन करता? उसने एक्सप्लेन किया कि उसके पेरेंट्स को लगता है रेडर बनना डेंजरस है, इसलिए उन्होंने कहा कि पहले अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर लो और एडल्ट होने के बाद डिसाइड करो। लेकिन चश्मिश कॉन्फिडेंट था और बोला, मैं अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड कर रहा हूँ। उसने आगे बताया कि कई टॉप रेडर्स लेट ब्लूमर्स थे और एक ट्रू रेडर बनने के लिए सिर्फ ऑरा होने से कुछ नहीं होता, प्रॉपर ट्रेनिंग और मेहनत भी ज़रूरी है। कॉन्फिडेंटली चश्मिश बोला, मैं एक दिन रेडर बनूंगा। सेमिन ने थोड़ा सरप्राइज्ड होते हुए पूछा, तू इतना श्योर क्यों है? उसने मुस्कुराकर बोला, कोरिया के मिडिल और हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए रेडर बनना सबसे कूल काम है। सेमिन फिर उससे बोला, तू अपने ऑरा को कंट्रोल कर सकता है क्या? जब चश्मिश ने हाँ बोला तो सेमिन ने कहा कि वो ट्राई करे। उसने अपने ऑरा को कंट्रोल करने की कोशिश की। जब उसने सक्सेसफुली अपने ऑरा को कंट्रोल किया तो सेमिन इंप्रेस हो गया। उसने चश्मिश की टेक्निक की तारीफ की और बोला, तूने ये कहाँ से सीखा? चश्मिश ने प्राउडली रिप्लाई किया, मैंने रेडर संगजून का एक बिगिनर्स कोर्स फॉलो किया है।
सेमिन हंसकर बोला, प्रैक्टिस जरूरी है और एक दिन हम दोनों टॉप तक पहुंचेंगे। ये सुनकर चश्मिश का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया और वो खुशी खुशी अपने दोस्त से बातें करने चला गया। सेमिन उनकी एक्साइटमेंट देखकर सोचने लगा, ये एक अच्छी शुरुआत है, मुझे भी अपना बेस्ट देना होगा। बाद में अपने रूम में जाकर उसने ट्रांसेंडेंट नेटवर्क का एक नया टिप खोला जो द फंडामेंटल्स ऑफ ऑरा मैनिपुलेशन के बारे में था। टाइटल देखकर ही वो एक्साइटेड हो गया और सोचा कि ये टिप्स बोर्ड उसके बेसिक्स इंप्रूव करने में काफ़ी मदद करेगा। फिर उसने जनरल बोर्ड चेक किया जहां उसने परजन का एक पोस्ट देखा। परजन ने लिखा था कि वो आजकल डेटिंग में बिजी है और मजाक में पूछा, सेमिन जेलस है क्या? लियाना ने मजाक उड़ाते हुए बोला, तेरे जैसे फेस के साथ डेटिंग कैसे हो सकती है? ये सब पढ़कर सेमिन मुस्कुराते हुए सोचता है, एक और शांत दिन इस डिमेंशन में। फिर सेमिन ने रेडर क्वालिफिकेशन टेस्ट की डिटेल्स सर्च करनी शुरू की। उसने देखा कि टेस्ट का सबसे टफ पार्ट जो इन डेप्थ टेस्ट होता है वो रैंडम होता है। ये टेस्ट अनप्रिडिक्टेबल चैलेंजेस के लिए फेमस है और फाइनल रिजल्ट वहीं डिसाइड करता है। रिटन, मेजरमेंट और कॉम्बैट एवेल्युएशन क्लियर करने के बाद भी लोग इस स्टेज में फेल हो जाते हैं। सेमिन को पिछले साल का टेस्ट याद आया जिसमें एक डिबेट सेक्शन भी था। उसने सोचा, डिबेट का रेडर के काम से क्या लेना देना, हमें तो सिर्फ मॉन्स्टर से लड़ना और उन्हें मारना होता है। तभी उसने एक पैम्फलेट देखा जो एक्सक्लूसिव प्रेडिक्शन क्वेश्चंस के बारे में एडवर्टाइज कर रहा था। उसने सोचा कि सिर्फ ज़्यादा केयरफुल लोग ही ऐसी चीज़ों पर पैसा लगाते हैं, लेकिन थोड़ी देर स्क्रीन देखने के बाद उसने पैम्फलेट पर दिए नंबर पर कॉल किया और प्राइस और रिलायबिलिटी के बारे में पूछा। सेमिन ने अपना फ़ोन रखा और सोचा कि अब वो पूरी तरह से तैयार और कॉन्फिडेंट है। उसने सोचा कि बहुत जल्दी दुनिया को ली सेमिन का नाम पता चलने वाला था। अगले दिन सेमिन पार्क में वर्कआउट कर रहा था। उसने एक फेमिलियर प्रेजेंस महसूस की और जब उसने अपना चेहरा मोड़ा तो उसने वही लेडी को देखा जो पहले उससे मिल चुकी थी और अब वो रनिंग कर रही थी। वो भी सीमिन को देख रही थी और चाहे सीमिन ने अपने आप को पिछली बार उससे बचाने की कोशिश की थी, फिर भी वो उसके पास आ गई और सीमिन से कहा, एक्सक्यूज़ मी, मैं तुम्हें जानती हूँ, तुमने कितना वजन कम कर लिया है, मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाई। सीमिन ने उससे कहा, मुझे दोबारा परेशान मत करो, जाओ अपनी रनिंग कंप्लीट करो। उसने सीमिन से पिछली बार के लिए माफ़ी मांगी और अपना नाम किम स्योन्हा बताया। सीमिन ने भी अपना नाम ली सेमिन बताया। स्योन्हा ने फिर पूछा कि क्या वो रेडर है, तो सीमिन ने जवाब दिया कि वो टेस्ट देने की तैयारी कर रहा है। स्योन्हा ने कहा कि वो अपनी कंपनी के नए मेंबर को सपोर्ट करेगी। सीमिन ने कहा, नया मेंबर, ये सुनने में काफ़ी एक्साइटिंग लगता है, क्यों ना हम एक बेट लगाए? स्योन्हा ने पूछा कि किस तरह की बेट है? सीमिन ने कहा, चलो देखें कौन बेहतर परफॉर्म करता है, उसका मेंबर या वो खुद। उसने ये भी कहा कि जो जीतेगा वो दूसरे की एक विश पूरी करेगा। स्योन्हा ने कहा, तुम में इतनी हिम्मत है? दोनों एक दूसरे पर गुस्सा थे और फिर दोनों ने एक दूसरे को स्केरी लुक दिया। इसके बाद सीन सीधा क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन के दिन शिफ्ट होता है। सुबह 7:50। सेमिन रेडर क्वालिफिकेशन एग्जाम के एंट्रेंस पर खड़ा था जहां काफ़ी पार्टिसिपेंट्स थे। उसके चेहरे पर थोड़ी थकान थी, लेकिन उसने मन में डॉग गो चौनमा और लियाना को उसकी मदद करने के लिए शुक्रिया कहा। उसने आसपास का क्राउड स्कैन किया और देखा कि जिन भी शायद टेस्ट दे रहा था। उसने अपने आप को याद दिलाया कि उसे पीछे नहीं रहना है। सीमिन ने अपने हाथ स्ट्रेच किए और कॉन्फिडेंट महसूस करते हुए एंट्रेंस की तरफ चल पड़ा। रिटन एग्जाम में सीमिन ने नोटिस किया कि इस साल के क्वेश्चंस काफ़ी टफ हैं। उनमें कॉम्प्लेक्स एंशिएंट टेक्स्ट्स और ट्रिकी क्वेश्चंस थे जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए डिज़ाइन किए गए थे। सीमिन ने सोचा, इतना डिफिकल्ट तो होना ही चाहिए ताकि मेरी की हुई सारी स्टडी बेकार ना जाए। लास्ट क्वेश्चन खत्म करने पर उसने रिलीफ महसूस किया। उसने देखा कि काफ़ी लोग आसपास स्ट्रगल कर रहे थे और उसने सोचा, अगर रिटन एग्जाम इतना हार्ड था तो प्रैक्टिकल एग्जाम कैसा होगा? थोड़ी देर बाद एक बेल बजी जो एग्जाम खत्म होने का सिग्नल था। एग्जामिनर ने सबको अपने पेन्स रखने और शीट्स जमा करने को कहा, वार्निंग देते हुए कि कोई भी अगर मूवमेंट करता है तो वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सेमिन रूल्स फॉलो करता है, लेकिन उसने देखा कि जो आदमी उसके पास बैठा था वो अभी भी पैनिक होकर लिख रहा था। अचानक एक स्ट्रॉन्ग पर्पल ऑरा उस आदमी के गर्दन के आसपास घूमने लगा और उसे रोका। एग्जामिनर ने गुस्से में सबको याद दिलाया कि वार्निंग बिल्कुल क्लियर थी। एग्जामिनर ने अनाउंस किया कि 3 पार्टिसिपेंट्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है और उन्हें तुरंत निकलने का ऑर्डर दिया। सेमिन शॉक में था और उसे समझ आया कि एग्जामिनर एक गोल्ड मार्क रेडर है। एग्जामिनर ने सबको समझाया कि रेडर्स को जिंदगी और मौत के सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है और इसलिए रूल्स को फॉलो करना जरूरी है। अगर कोई थोड़ी सी भी लापरवाही करता है, ये सोचते हुए जैसे कि क्या फ़र्क पड़ता है, तो वो पूरी टीम को खतरे में डाल सकता है। उसने कहा कि रूल्स एक रेडर के लिए ज़िंदगी का लाइफलाइन होते हैं और जो उन्हें रिस्पेक्ट नहीं करते उनका वहाँ होना ज़रूरी नहीं। एग्जामिनर ने अपने ग्लासेस एडजस्ट किए और छोटी सी मुस्कान के साथ सबको गुड लक कहा। फिर सब एग्जाम के अगले हिस्से की तरफ बढ़े। सीमिन जब एग्जाम रूम से निकल रहा था तो उसने कुछ पार्टिसिपेंट्स को बात करते सुना जो कह रहे थे कि टेस्ट काफ़ी मुश्किल था और उन्हें डर था कि वो फेल हो जाएंगे, खासकर जब ऑरा मेजरमेंट पार्ट आने वाला था। सीमिन ने सोचा कि टेस्ट टफ है, लेकिन उसे यकीन था कि वो फेल नहीं होगा। उसने अपने हाथों को सही पोजीशन में रखकर अपने ऑरा को कंट्रोल करना शुरू किया। वो जानता था कि रेडर क्वालिफिकेशन एग्जाम के लिए ऑरा लेवल 5000 से ज़्यादा होना चाहिए और जब उसने लास्ट टाइम अपना ऑरा चेक किया था वो 5100 था। जब वो अपने ऑरा पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा था, कुछ पार्टिसिपेंट्स ने उसका ऑरा नोटिस किया, लेकिन वो शांत रहा। थोड़ी देर के लिए उसकी कॉन्सेंट्रेशन टूट गई जब उसके दिमाग में अपनी मिलिट्री सर्विस की यादें आईं जो उसे थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड और उदास कर गई। फिर उसने अपने आप को डॉगो चौनमा की टीचिंग्स याद दिलाई जो सुप्रीम अल्टीमेट के बारे में थी। ये प्रिंसिपल हार्मनी का प्रतीक है जो यिन और यांग, हेवन, अर्थ और ह्यूमैनिटी का कॉम्बिनेशन होता है। ये प्रिंसिपल्स ओरिजिन, ग्रोथ, बेनिफिट और इंटीग्रिटी को भी दर्शाता है। जैसे ही वो अपने ऑरा पर काम कर रहा था, उसके दिमाग में कुछ और यादें आईं। उसने सोचा कि कैसे उसे बुली किया गया था पहली बार जब उसने अपना सपना बताया था कि वो रेडर बनेगा और कैसे उसके अडॉप्टेड पेरेंट्स ने उसका हमेशा साथ दिया।
उन्होंने उस पर पूरा विश्वास किया था, चाहे वो उनका बायोलॉजिकल बेटा नहीं था। सेमिन ने अपनी आंखें खोली और अपने पेरेंट्स के बारे में सोच रहा था। तभी वो एग्जामिनर को अपने पास खड़ा देखता है। एग्जामिनर ने पूछा कि वो क्या कर रहा था और उसे याद दिलाया कि ऑरा हमेशा सेफ जगह पर कल्टीवेट करना चाहिए। सेमिन ने जल्दी से एग्जामिनर से माफी मांगी। एग्जामिनर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे कहा कि कभी कभी रूल्स फॉलो करना जरूरी नहीं होता, और अपने एक्सपीरियंस का जिक्र किया जब उसे एक मॉन्स्टर्स से भरे हुए फॉरेस्ट में ऑरा कल्टीवेट करना पड़ा था जिंदा रहने के लिए। एग्जामिनर ने और भी बताया कि रेडर्स को कभी भी ब्रेक नहीं मिलता और अपने प्रोफेशन में कभी भी सही रेस्ट नहीं मिलता। सेमिन ने इज्जत के साथ कहा कि एग्जामिनर ने जरूर कई डेंजरस बैटल्स का सामना किया होगा। एग्जामिनर ने हंसकर जवाब दिया और कहा कि हर बैटल में रिस्क होता है, लेकिन वो पर्टिकुलर बैटल काफी यादगार था, एक गेट सब्जुगेशन। उसने एक रेयर मॉन्स्टर के बारे में बताया जो मॉन्स्टर इंसाइक्लोपीडिया में ब्लैक कास्टल के नाम से जाना जाता था। चाहे जितनी बार अटैक किया गया, वो मॉन्स्टर रुकता नहीं था। वो एक बहुत ही डरावना एक्सपीरियंस था। चाहे जितना भी मैं अटैक करूं, वो हिलता तक नहीं था और धीरे धीरे पास आता जाता था। वो सच में डरावना था। उस एनकाउंटर के बाद उस मॉन्स्टर को कभी नहीं देखा गया। एग्जामिनर अपने टीम लीडर के बारे में बताने ही वाला था कि उस मिशन के टाइम में कौन उनका लीडर था। तभी डोर नॉक हुआ और एक स्टाफ मेंबर ने याद दिलाया कि ऑरा मेजरमेंट क्लोज हो रहा है। एग्जामिनर ने सेमिन को कहा कि वो पहले मेजरमेंट रूम की तरफ जाए और मैं होप करता हूं कि तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आए। जब सिमाइन पहले फ्लोर पर पहुंचा, उसने अटेंडेंट से कहा कि वो ऑरा मेजर करने के लिए आया है। अटेंडेंट ने उसे कहा कि वो लाइन में वेट करे। जब सिमाइन वेट कर रहा था, तब उसने आसपास के पार्टिसिपेंट्स को बात करते हुए सुना जो हैरान थे। सिमाइन को समझ नहीं आया तो उसने उस पार्टिसिपेंट से पूछा कि क्या कुछ हुआ है। उसने कहा, तुम बिलीव नहीं करोगे, जिस पर्सन का ऑरा अभी मेजर किया गया था उसका ऑरा 30,000 से ज्यादा था। सिमाइन शॉक हो गया और इतनी इनक्रेडिबल पावर लेवल को बिलीव करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। उसने याद किया कि सबसे स्ट्रॉन्ग रेडर्स का ऑरा आमतौर पर 20,000 के आसपास होता है और इससे उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। सिमिन के सामने वाले बंदे ने उसे बताया कि उसका नाम बैंग यू है और ये भी कहा कि वो बहुत खूबसूरत है। सिमिन ने सोचा कि वो लड़की है, ये वो तो नहीं हो सकती। फिर क्यूरियस होकर सिमिन ने सामने वाले बंदे से पूछा कि क्या कोई डिस्क्वालीफाइड हुआ था। उसने कहा, नहीं, और ऐसा कौन होगा जो 5,000 से कम स्कोर कर सकता है ना? सिमिन ने नर्वसनेस में हंसी के साथ कहा, हाँ तुमने ठीक कहा। वो इतना परेशान इसलिए था क्योंकि लास्ट टाइम उसने अपना ऑरा चेक किया था और वो 5,100 था। जब आखिरकार उसका टर्न आया तो डॉक्टर ने बताया कि वो लास्ट पार्टिसिपेंट है और उसे मशीन में लेटने के लिए कहा। सेमिन बहुत नर्वस था। मशीन ने उसका ऑरा मेजर करना शुरू किया। कुछ देर बाद डॉक्टर ने उसका नाम बुलाया और उसका ऑरा लेवल अनाउंस किया जो 7,180 है। सेमिन बहुत खुश हो गया। उसने डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया। वो बहुत ज़्यादा खुश था। उसने डॉक्टर का हाथ पकड़ा और कहा, आप आगे बहुत सक्सेसफुल हो। नज़दीकी ऑफिसर क्यूरियस थे, सोच रहे थे कि क्या सेमिन ने कोई रिकॉर्ड तोड़ दिया है या कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी हासिल कर लिया। एग्जामिनेशन एरिया से बाहर निकलते हुए सेमिन को फुल एंजॉयमेंट का एहसास हो रहा था। जब वो कॉरिडोर में चल रहा था, तब उसे एक मैसेज आया कि टेस्ट कैसा गया। सेमिन ने जल्दी से रिप्लाई किया और पूछा, आज स्कूल कब खत्म होगा? मैं तुम्हें ट्रीट देने वाला हूँ। कुछ वक्त बाद सेमिन एक कैफे में बैठा था। वो सोचता है कि आज सब कुछ कितना खूबसूरत लग रहा है। अचानक उसने देखा कि सेओन्हा अपनी टीम के साथ कहीं जा रही थी। सेमिन थोड़ा इरिटेट हो गया। उसने उनकी सोर्स देखी। उसने ध्यान नहीं दिया कि एक हाथ उसकी तरफ बढ़ रहा था। अचानक इंजे ने सिमिन को सरप्राइज करते हुए ब्रदर कहा, तो इस लड़के का नाम है इंजे और इसके दोस्त का नाम है जिमिन। तो अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। सेमिन ने उसे देखा और क्यूरियस होकर इंजे ने पूछा, तो टेस्ट कैसा गया? सेमिन ने खुशी के साथ जवाब दिया, मेरा टेस्ट बहुत अच्छा गया। फिर उसने पूछा, तो तुम लोग क्या खाना चाहोगे? दोनों ने एक ही जवाब दिया, पोर्क बेली। थोड़ी देर बाद सबने पोर्क बेली का मजा लिया। सेमिन ने कहा, आज ट्रीट मेरी तरफ से है तो जितना चाहे उतना खा लेना। इंजे, जो सेमिन की ग्रिलिंग स्किल्स से इंप्रेस्ड था, मजाक में सजेस्ट करता है कि सेमिन को रेडर बनने के बजाय एक बारबेक्यू रेस्टोरेंट खोल लेना चाहिए। यह सुनकर सेमिन ने तुरंत उस आइडिया को नकार दिया और कहा, अगर कोई इतना टैलेंटेड हो जैसे मैं हूं और वो ये करे तो ये एक नेशनल लॉस होगा। इस पर इंजे ने कहा, असली टैलेंट तो मेरे पास है। गुस्सा होते हुए सेमिन ने जिमिन से मजाक करते हुए कहा, जरा इसे एक पंच मार ताकि ये रियलिटी में आ सके। तभी रेस्टोरेंट का दरवाजा खुला और सेओन्हा अपनी टीम के साथ अंदर आई। सेमिन का मूड थोड़ा खराब हो गया। सेओन्हा ने उसे देखा और कहा, तो हम दोबारा मिल गए। उसने बैंगयू को बताया कि सेमिन वही है जिन्होंने कहा था कि वो मुझे पुरानी च्यूइंग गम की तरह चबा सकता था। स्केरी लुक के साथ बैंगयू ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, हेलो मैं बैंगयू हूँ। और सेमिन ने भी अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। सेमिन को शॉक लगा जब उसने रियलाइज किया कि जिसका 30,000 ऑरा लेवल था वो असल में सेओन्हा के ग्रुप की मेंबर थी। जब सेओन्हा और उसकी टीम वहां से जाने वाली थी तो सेओन्हा ने सेमिन से कहा, खाने का मजा उठाओ और हमारी छोटी सी बेट के बारे में मत भूलना। सेमिन ने उसे रुकने के लिए कहा कि मेरा मतलब वैसे नहीं था, पर सेओन्हा ने उसे इग्नोर कर दिया। सेमिन ने सोचा, मैंने उसे वैसा क्यों कहा? जब सबने खाना फिनिश कर लिया, स्टूडेंट्स ने सेमिन का शुक्रिया अदा किया। फिर इंजे ने कहा, वो जो लड़कियां पहले मिली थीं, कौन थी वो? वो बहुत प्रिटी लग रही थी। सेमिन ने उसे बताया कि किसी को भी उनके अपीयरेंसेस के बेसिस पे जज नहीं करना चाहिए। उसने दोनों के कंधे पर हाथ डाला और कहा, मेक श्योर तुम अपने फ्रेंड्स केयरफुली चूज करना। फिर उसने सजेस्ट किया कि क्यों ना अब हम कैरोके चले। जिमिन ने कहा, सुनने में तो अच्छा लग रहा है, चलो चलते हैं। जब वो सब चल रहे थे तभी सीमिन को कुछ अजीब महसूस हुआ, जैसे हवा में क्रैक आ गई हो। घबराहट में उसने बिल्डिंग की तरफ देखा जहां से वो अभी निकले थे। उसे वैसी ही फीलिंग हो रही थी जैसी उसे उसके कमरे में गेट खुलने पर हुई थी। इंजे ने उसका रिएक्शन देखा और पूछा, क्या कुछ गलत हुआ है? सेमिन ने दोनों को कहा, चलो जल्दी यहाँ से चलते हैं, और दोनों को वहां से ले जाने लगा। इंजे ने पूछा कि क्या हुआ है? सेमिन ने चिल्लाकर कहा कि गेट खुल रहा है। उसके बाद हवा में एक क्रैक हो गया और एक बड़ा सा छेद बन गया जिसमें कई सारे मॉन्स्टर्स थे। फिर एक मॉन्स्टर बाहर आया जो हॉस्टाइल मॉन्स्टर नंबर 22 सिंकस के नाम से जाना जाता है।
फिर अचानक उसने एक तेज और जोर से चीख मारी जो आसपास के ग्लास तोड़ते हुए लोगों को डर और घबराहट में भागने पर मजबूर कर गई। लेकिन सेमिन अपने आप को मूव नहीं कर पा रहा था। उसकी बॉडी डर की वजह से फ्रीज हो गई। तभी सियोना की टीम वहां आई, अपना इंट्रोडक्शन दिया कि आयरन हॉर्स कंपनी आ गई है। उसने सबको इवैक्यूएट करने की एडवाइस दी। सियोना ने जल्दी से बैंग यू को रेस्क्यू टीम को गाइड करने को बोला और बैंग यू ने अग्री कर लिया। सेमिन को पता था कि आयरन हॉर्स कंपनी टॉप 3 रेड ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं थी, पर उनकी इलीट स्मॉल टीम ऑपरेशंस करने में काफी वेल नोन थी। सियोना और उसकी टीम ने मॉन्स्टर की तरफ चार्ज किया और सियोना ने अपने ऑरा को अपनी सोर्ड में चैनल किया और उससे एक स्लैश किया। जब उसने मॉन्स्टर्स पर वार किया तो वो कुछ देखकर थोड़ी देर के लिए हैरान हो गई क्योंकि गेट से और भी मॉन्स्टर्स बाहर आने लगे थे। इस बार हैजार्डस मॉन्स्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर 8 जॉर्ग गेट से बाहर आया था। वो मॉन्स्टर तेजी से आम लोगों की तरफ अटैक करने के लिए दौड़े। मॉन्स्टर इतनी तेजी से निकले कि सियोना उन्हें रोक नहीं पाई। जॉर्ग मॉन्स्टर ने एक बंदे के हाथ पर अटैक किया और उसे अपने दांतों से काट लिया। सीमन शॉक में था। उसने अपने आप से कहा, मुझे जाना होगा और इसे रोकना होगा। मैंने सालों तक ऐसे सिचुएशंस के लिए ट्रेनिंग की है। तभी इंजे एक स्टिक से जॉर्ग मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है और मॉन्स्टर को इंजर्ड मैन से दूर करता है। उसने मॉन्स्टर को जमीन पर गिरा दिया, लेकिन वो जल्दी से उठ गया और बिना किसी नुकसान के अपनी नज़र इंजे पर डाली। सेमिन ने यह देखा और रियलाइज किया कि इंजे ने बिना किसी प्रॉपर ट्रेनिंग के इंस्टिंक्टिवली बैटल का फ्लो समझ लिया था। उसे लगा कि वो एक नेचुरल बॉर्न रेडर हो सकता है। इंजे ने स्टिक को छोड़ा और जॉर्ग मॉन्स्टर को एक जबरदस्त किक मारा जिससे मॉन्स्टर्स पीछे गिर गए। सेमिन ने सोचा कि अगर इंजे को थोड़ा और वक्त मिले तो वो एक आउटस्टैंडिंग रेडर बन सकता है। लेकिन फिर एक और जॉर्ग मॉन्स्टर ने अपने दांतों से इंजे के हाथ को काट लिया और उसे तोड़ दिया। ये देखकर सेमिन ने चिल्लाते हुए इंजे का नाम लिया और तुरंत अपने हाथों में ऑरा डाला और मॉन्स्टर को मारने के लिए दौड़ा। लेकिन उससे पहले ही एक स्पीयर उसके पास से गुजर गया और जॉर्ग मॉन्स्टर के सिर में घुस गया जिससे वो तुरंत मर गया। एक रेडर सेमिन के पास आया और पूछा कि क्या वो ठीक है। सेमिन ने कहा कि वो ठीक है, पर उसका दोस्त सीरियसली इंजर्ड है। सेमिन ने इंजे को उठाया और उसे होश में रखने की कोशिश कर रहा था। इंजे ने कहा कि वो मरना नहीं चाहता। रेडर ने उसकी चोट को देखकर बैंडेज निकाला। सेमिन ने कहा, लाओ मैं करता हूँ। रेडर ने पूछा कि क्या वो एक अवेकेंड वन है और उसने सूचित किया कि बचाव टीम जल्दी ही आने वाली है। वो इंजे की देखभाल सेमिन के हवाले कर गया। सेमिन ने इंजे के कट चुके हाथ को बैंडेज किया। सेमिन ने अपने ऑरा का यूज करके ब्लीडिंग रोकी, पर इंजे का अब एक हाथ नहीं था। तभी 2 और जॉर्ग मॉन्स्टर उनकी तरफ बढ़ने लगे। खुशकिस्मती से सियोना ने अपने ऑरा का पावरफुल ब्लास्ट छोड़ा जिससे मॉन्स्टर्स का ध्यान उनकी तरफ मुड़ गया। उसके टीममेट ने पूछा कि क्या वो ठीक है। सियोना ने जवाब दिया, मॉन्स्टर्स अपने साइज के हिसाब से काफी तेज होते हैं। सिंकुस मॉन्स्टर को देखते हुए सियोना ने कहा, मैं उसके वाइटल स्पॉट्स को टारगेट कर रही हूँ, लेकिन उसके हेड के पास पहुंचना मुश्किल हो रहा है। तब उसके पार्टनर ने कहा, ग्वांगहाई की सपोर्ट टीम आ गई है, तो चलो अब मिलकर अटैक करते हैं। सियोना ने कहा, आइडिया तो अच्छा है, अगर तुम उसका ध्यान अपनी तरफ कर पाओ तो मैं एक ही ब्लो में उसे गिराने में कामयाब हो सकती हूँ। जैसे ही रीइंफोर्समेंट्स की आवाज़ सुनाई दी, सिंकुस मॉन्स्टर ने उनकी तरफ अपना ध्यान मोड़ दिया। सियोना ने उसके साइड से दौड़ते हुए उसके सिर को टारगेट करना शुरू किया और उसके पार्टनर ने सीधा सिंकस मॉन्स्टर को फेस किया, डिस्ट्रैक्शन प्रोवाइड करते हुए। सियोना एक छोटी सी बिल्डिंग के रूफ पर चढ़ गई। वहां से सीधा जंप करके अपनी सोर्ड में ऑरा चार्ज किया और सिंकस मॉन्स्टर के सिर पर अटैक किया। वो मॉन्स्टर जमीन पर गिरा और मर गया। टीम ने कंफर्म किया कि सिंकस मॉन्स्टर अब मूव नहीं कर रहा था। सियोना वहीं थक कर बैठ गई। सपोर्ट टीम ने हीलिंग यूनिट को आगे भेजा। गेट बंद हो रहा था। 10 सेकंड बाकी हैं कंप्लीट एनाइलेशन के लिए। सेमिन गेट को बंद होते हुए देख रहा था। तभी सेमिन को गेट के अंदर कुछ दिखाई दिया। जब उसने ध्यान से देखा तो वो हैरान हो गया क्योंकि एक मॉन्स्टर उसे देख रहा था। वो मॉन्स्टर एक डिजास्टर मॉन्स्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर 1 ऑर्क था। गेट के पार वो मॉन्स्टर अभी भी सेमिन को घूर रहा था जब तक पोर्टल बिल्कुल बंद नहीं हो गया। तभी इंजे को होश आ जाता है। सेमिन ने उससे घबराहट में पूछा, क्या तुम ठीक हो। इंजे ने कहा, वो इंसान जिसे मॉन्स्टर ने काटा था, क्या वो ठीक है। सेमिन ने कंफर्म किया कि वो इंसान सेफ है। इंजे ने कहा, मुझे देखकर लगता नहीं होगा, पर मैं अभी भी एक ट्रेनी रेडर हूँ, इतना तो मुझे करना ही चाहिए था, है ना। सेमिन ने उसके फैसले को समझकर उससे कहा, हाँ तुम सही हो। उस दिन के बाद शहर जल्दी से रिकवर हो गया था और सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वापस आ गए थे। लेकिन मॉन्स्टर्स का सामना करना वो बिल्कुल अलग था जैसा मैंने सोचा था। अगर सियोना और उसके टीममेट्स नहीं होते तो शायद मैं उस दिन मर गया होता। फिर हमें रात के वक्त का सीन दिखाया जाता है। सेमिन जिम में भारी डंबल्स उठाकर वर्कआउट कर रहा था और इंजे पर जो अटैक हुआ था उस वजह से उसका एक हाथ कट गया था। वो इस बारे में सोच रहा था। ये सोच उसे गुस्से से भर रही थी। सेमिन बार बार डंबल्स उठाता गया। तभी कोच डियोगबाई ने उसे बुलाया और कहा कि अब घर चलना चाहिए। सेमिन ने टाइम देखा और समझा कि काफ़ी देर हो गई थी। फिर कोच डियोगबाई ने सेमिन से पूछा, क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक लेना चाहोगे। थोड़ी देर बाद दोनों एक नज़दीकी स्टॉल पर बैठकर ड्रिंक्स शेयर कर रहे थे। डियोगबाई ने इंजे के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए उसे अफसोस था। फिर सेमिन ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें पता था कि मैं एक अवेकेंड हूँ। सेमिन ने बताया कि उसने अपना पहला टेस्ट पास कर लिया था। सेमिन ने एडमिट किया कि जब वो मॉन्स्टर्स के सामने था तो वो फ्रीज हो गया था और कुछ नहीं कर पाया। सेमिन ने गुस्सा होते हुए कहा कि उसकी हेजिटेशन की वजह से इंजे को चोट लगी थी और उसे डाउट हो रहा था कि क्या वो एक रेडर बनने के लायक है भी। फिर डियोगबाई ने ड्रिंक डालते हुए सेमिन को एक सरप्राइजिंग बात बताई। डियोगबाई ने कहा कि वो पहले एक बॉक्सर था और जिम खोलने से पहले बॉक्सिंग करता था। सेमिन ने पूछा, सच में। डियोगबाई ने जवाब दिया, हाँ, भले ही मैं अब ऐसा दिखता हूँ लेकिन मैं उस वक्त काफ़ी तेज था। सेमिन ने मजाक करते हुए कहा, तो आप ज़रूर एक अच्छे बॉक्सर रहे होंगे। डियोगबाई ने हंसी के साथ जवाब दिया, ये कोई मजाक नहीं है। लेकिन फिर वो सीरियस हो गया। उसने बताया कि उसके बॉक्सिंग करियर का एक दर्दनाक अंत था जब उसका राइवल, जो उसके यंगर ब्रदर जैसा था, हमारे मैच के दौरान वो अचानक मर गया। तब से मैंने रिंग में कदम नहीं रखा। सेमिन ने उनकी बातों को ध्यान से सुना। डियोगबाई ने आगे सेमिन से कहा, क्या तुम जानते हो मैं तुम्हें ये क्यों कह रहा हूँ, ताकि तुम इतना दुखी ना रहो। तुम उस बात के बारे में सोच रहे हो जो पहले ही हो चुकी है।
क्या तुम बस ऐसे ही रोकर और अपने कमरे में छुपकर रहोगे? दोकबे ने आगे कहा कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। मैं भी अपनी लास्ट मैच के बारे में सोचकर रिग्रेट करता हूँ। जब मैंने फाइनल ब्लो मारा तब मुझे पता था कि मेरा रिवल अपनी पोजीशन पे ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा, लेकिन वो फिर भी उठकर खड़ा रहा। दियोकबे ने सेमिन को समझाते हुए कहा, सब इंसान गलतियां करते हैं और उन्हें रिग्रेट करते हैं, और हाँ, ये डरने वाली बात होती है, पर फिर भी तुम्हें आगे बढ़ना होगा। खुश होकर सेमिन ने अपना कप उठाया और दोनों ने चीयर्स किया। थोड़ी देर बाद दियोकबाई ने मजाक करते हुए पूछा, क्या सेमिन मुझे अपने अच्छे समय में हरा सकता था? सेमिन ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि ओल्ड तुम जीतते। दियोकबाई ने हंसी में कहा, मैं उस समय एक ऐसी ताकत था जिसे रोकना मुश्किल था। वेल, अगर हम अपने फिस्ट से लड़ते तो अब मैं तुमसे हार सकता हूँ, क्योंकि मैं अब ओल्ड हो गया हूँ, लेकिन मैं अभी भी एवरेज ह्यूमन से ज्यादा स्ट्रांग हूँ। दियोकबाई ने उसे हिम्मत दी और कहा कि वो एक स्ट्रांग रेडर बनेगा। सेमिन ने नए जोश के साथ पीना शुरू किया और उसका हौसला बढ़ गया।